जय हिंद दोस्तों, हम आपके सामने फिर हाजिर हैं। मैं बहुत ही हमको एक काफ़ी सारे लोगों ने कुछ कही हैं, कुछ छोटी छोटी चीज़ें हम कोशिश करते हैं आपको कमेंट्स में जवाब देने की। यदि नहीं दे पाते हैं तो हम विस्तार में वीडियो बना देते हैं, ताकि उससे आपके कमेंट से, आपकी समस्या से, हो सकता है और भी ऐसे लोग हैं जिनको ये समस्या हो, उनका भी निराकरण हो जाए। ठीक है। तो हाल ही में काफ़ी सारे लोगों ने हमसे कहा कि जो नए साथी आ गए हैं हमारे जैसे, हमारा जो चैनल है, हमारी कोशिश है समस्त किसान भाई, समस्त ऐसे लोग जो ज़मीन खरीदते बेचते हैं, उनको कुछ तकनीकी समस्याएं आ रही हों, हमारे साथी भाई, पटवारी साथी, हमारे सीनियर्स, जिनको कुछ छोटी मोटी ऐसी समस्याएं हैं जो निराकरण की ज़रूरत है, जिसमें सहायता की ज़रूरत है, तो हमको राज्य स्तर से कई बार सफिशिएंट सहायता नहीं मिल पाती है। इसलिए हम इस चैनल के माध्यम से कोशिश करते हैं उन तक सहायता पहुंचाने की। और भी हमारे बहुत सारे साथी भाई हैं जो उनके भी चैनल उपलब्ध हैं, जो मदद करते हैं, और इस बात को हम अप्रिशिएट करते हैं और आगे भी करेंगे। कई बार हमको सटीक जानकारी नहीं मिल पाती है, तो हम आपस में शेयर करके, पूछ के कर पाते हैं, आप तक पहुँच पाते हैं। तो उसी संबंध में हमको कुछ लोगों ने नामांतरण के संबंध में काफ़ी सारी चीज़ें पूछी। अब देखिए, नामांतरण के बारे में मैंने कई बार डिटेल में वीडियोस अलग अलग बनाए हुए हैं। आज का जो मेरा वीडियो है उसमें सिर्फ दो चीज़ों को मैंने फोकस किया है, एक रजिस्ट्री और दूसरा फौती। ठीक है। तो रजिस्ट्री का फोकस का मतलब सिर्फ इतना है कि रजिस्ट्री में अब नामांतरण जैसा कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होता है का मतलब कोई न्यायालय, कोई प्रक्रिया, कोई राजस्व न्यायालय, कोई तहसील कुछ नहीं है। यदि आपका रिकॉर्ड सही है, तो आपने सही रजिस्ट्री कराई है, तो कारण है साइबर तहसील 1 और 2, है ना। ऐसे समझिए कि यदि रजिस्ट्री आप करवा रहे हैं, रजिस्ट्री का मतलब होता है आप ज़मीन खरीद रहे हैं। ठीक है भाई, क्योंकि अब जो बेच रहे हैं वो तो बेच चुका है, तो उसको उस नाम से कोई दिक्कत ही नहीं है, उसको कोई लेना ही देना नहीं है ना। उस व्यक्ति को लेना देना है जिसने ज़मीन खरीदी। राम जी ने अपनी ज़मीन सोहन भाई को बेच दी, तो जब सोहन भाई को उन्होंने अपनी ज़मीन बेच दी, तो अब सोहन को लेना देना होगा ना कि उसका नाम चढ़ जाए, है ना। तो बेसिक सी बात क्या है, जब कोई रजिस्ट्री होती है तो केवल ज़मीन की आपने रजिस्ट्रार महोदय के सामने पंजीयक कार्यालय में इस ज़मीन को 4/1 यदि कोई ज़मीन थी, ठीक है, 3 हेक्टेयर थी, 3 हेक्टेयर में से 1.5 हेक्टेयर, पहले हम 3 हेक्टेयर समझ लेते हैं। ठीक है, 3 हेक्टेयर पूरी सोहन ने खरीद ली। किससे खरीदी? राम से खरीदी। अब राम ने जैसे ही ज़मीन बेची, यदि उसकी ज़मीन पाक साफ थी, कहीं पर बंधक नहीं थी, कहीं उस पर कोई केस नहीं चल रहा था, तो ये जो ज़मीन है, ये जैसे ही सोहन खरीदेगा, साइबर तहसील 1, ठीक है, 1.0 या 1 कह लीजिए, या साइबर तहसील बस कह लीजिए, इसके माध्यम से IGRS या रजिस्ट्री ऑफिस से उसकी रजिस्ट्री डायरेक्ट चली गई। किस चीज़ के लिए? भू अभिलेखों में परिवर्तन के लिए। तो भू अभिलेखों का परिवर्तन का मतलब होता है, अपनी, आप चालू लैंग्वेज में पढ़ते हैं बैनामा, ठीक है, हम क्या पढ़ते हैं? नामांतरण, ठीक है, नामांकन, और अंग्रेजी में पढ़ते हैं अपन म्यूटेशन। ठीक है, ये बेसिक सी शायद छोटी हो रही है, नहीं ठीक है, विजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा बड़ा बड़ा लिखने से नहीं, आप सुन रहे हैं यदि तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये 4 प्रोसेस के लिए ऑटोमेटिक चला गया। कहाँ से? साइबर तहसील से। अब तहसील में इसका होता है परीक्षण, ठीक है, कि आपने पूरी ज़मीन बेची है, ये कहीं पर परिवाद में तो नहीं है, शासकीय तो नहीं है, पट्टेदार तो नहीं है, ऐसी कोई जो MPLRC में विहित धाराएं हैं उनमें से किसी धारा का उल्लंघन करके तो ज़मीन नहीं बेची गई है। यदि बेची गई है, तब पटवारी जी यहाँ पर क्या लगा देते हैं? आपत्ति। भाई, यदि आपने नियम विरुद्ध कोई ज़मीन बेची है या खरीद ली है, आपको नहीं है जानकारी, आपने खरीद ली, तो यदि पटवारी जी आपत्ति लगा देंगे, तो ये जो यहाँ साइबर तहसील 1 यानी कि भोपाल, या जिनको भी स्थान जो बना दिया गया साइबर तहसीलदार, वो इसका आप यदि ज़मीन जबलपुर में खरीद रहे हैं तो जबलपुर के तहसीलदार का कोई लेना देना नहीं। आप यदि ज़मीन ग्वालियर में खरीद रहे हैं तो ग्वालियर के तहसीलदार का कोई लेना देना नहीं। आपने सीहोर में, विदिशा, कहीं भी खरीदिए, साइबर तहसील पूरा जब रकबा बेच रहे हैं तो किसका लेना देना है? सीधा सीधा आपका सीधा सीधा इसमें लेना देना है जो साइबर तहसीलदार हैं उनका। ठीक है, लेकिन यदि आपत्ति आई तो ये केस यहाँ से रद्द हो जाएगा
और रद्द होकर कहाँ चला जाएगा, आपके न्यायालय में, फिर वहाँ पर जाएगा जहाँ पर आपने ज़मीन खरीदी वहाँ के तहसील में, फिर आपको इसको प्रॉपर कोर्ट में केस लगाना पड़ेगा, कोर्ट में केस लगाकर सुनवाई होगी और वो अविवादित से विवादित की श्रेणी में आ जाएगा। ये आपने समझा साइबर तहसील 1, ठीक है। यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं है, यानी आपने रजिस्ट्री करा ली तो आपको न्यायालय में जाकर आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है। ये आप समझ गए होंगे, समझ गए ना भाई। हमने रजिस्ट्री कराई, 4/1 में से 3 हेक्टेयर खरीदा, सोहन ने खरीदा है, सोहन का सीधा चला गया, उसको कहीं कोई कागज़ नहीं देना है, कहीं पेश नहीं होना है, कहीं जाना नहीं है, कहीं पूछना नहीं है। बस रजिस्ट्री का जो नंबर है उससे आप RCMS की वेबसाइट चेक करते रहें कि आपका केस कहाँ पहुँचा, ठीक है। एक प्रकरण क्रमांक मिल जाएगा, वो आप पूछ सकते हैं, आपके पटवारी जी से आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और तहसीलदार जो हैं, लोकल तहसीलदार जो होंगे वहाँ के, वो अपनी RCMS की वेबसाइट की ID पे भी चेक कर सकते हैं कि ये केस कहाँ पर लंबित है, किस स्तर पे। अभी कुछ इसमें टेक्निकल फॉल्ट चल रहे थे तो अभी 3-3 महीने में नहीं हो रहा था, अदरवाइज़ ये 15 दिन में हो जाता है, 15 से 30 दिन मान के चलो मैक्सिमम। 30 दिन में दुरुस्ती भी हो जाएगी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी को मिलने की ज़रूरत है दुरुस्ती के लिए। यदि आपने रजिस्ट्री करा ली पूरे रिकॉर्ड की तो अब आप घर में आराम से बैठो, ठीक है। हाँ, 30 दिन में यदि आपका निराकरण नहीं होता है तो आप एक बार, 30 दिन में निराकरण नहीं होता है तो एक बार पटवारी जी से पूछ सकते हैं या RCMS में चेक कर सकते हैं कि आपका केस का क्या स्टेटस है। यदि केस खारिज है तो फिर आप न्यायालय में आवेदन करिए, है ना। हाँ, यदि आपको लगता है कि केस खारिज नहीं हुआ है तो इसमें जब आप क्लिक करेंगे तो आपको नामांतरण का प्रकरण क्रमांक मिल जाता है। उसके आधार पे आप SDM के यहाँ अपील भी कर सकते हैं कि भाई आपका जो खारिज किया गया वो गलत तरीके से खारिज किया गया, गलत कारणों से खारिज किया गया, ठीक है, क्योंकि नामांतरण का एक प्रकरण क्रमांक मिल जाता है। ये तो था तहसील 1.0। अब यदि 3 हेक्टेयर में से सोहन ने केवल 1.20 हेक्टेयर परचेज किया, ठीक है, यानी कि 1.80 हेक्टेयर अभी भी राम के नाम पर है, तब यहाँ पर क्या होगा, तब यहाँ पर जो है ये साइबर तहसील 2.0 पे जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी सेम प्रोसेस है, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा एक के यहाँ है, पटवारी की आपत्ति के बाद ये क्षेत्रीय न्यायालय में चला जाएगा। लेकिन इसमें एक कन्फ्यूजन है कि अप्रूवल के बाद ये कहाँ जा रहा है, जबकि मेरे हिसाब से जितना मैंने अभी इसमें देखा है तो यदि पूरी दुरुस्ती यहाँ पर पटवारी जी कर रहे हैं, यहाँ पर दुरुस्ती नहीं करनी पड़ रही थी, इस वाले केस में दुरुस्ती नहीं करनी पड़ रही थी, इसमें दुरुस्ती करनी पड़ेगी पटवारी जी को WebGIS में। वो जैसी दुरुस्ती कर देंगे और अप्रूवल भेज देंगे, यदि यहाँ से अप्रूव है, सब कुछ सही है, तो ये भी लगभग 30 से 35 दिन में आपके रिकॉर्ड में अपडेट हो जाएगा, है ना। इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बाकी ये प्रोसेस सेम है, मेसे के लिए भी अभी आ गई है। इसके अलावा आप और कोई रजिस्ट्री कराते नहीं हैं। हक त्याग कराएंगे तो भी यही प्रोसेस जाएगी 2.0 में, ठीक है। दान करेंगे तो भी यही प्रोसेस, यानी आप यदि रजिस्ट्रार के यहाँ गए हैं, आपने रजिस्ट्री कराई है, तो आपको इसमें कुछ भी नहीं करना। बशर्ते अब देखिए कुछ न्यायालयों में क्या हो रहा है कि खारिज हो रहे हैं किसी कारण से, दस्तावेज का कमी है, उनको उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, रजिस्ट्री अधूरी है, रजिस्ट्री में पेड़ों की संख्या नहीं बताई, कंस्ट्रक्शन के बारे में नहीं बताया, मतलब फॉल्स रजिस्ट्री करवाइए तो उसको विवादित कन्वर्ट कर देंगे, तब फिर रिपोर्ट लगेगी। तब पटवारी जी की क्या रिपोर्ट लगेगी, तो पटवारी जी रजिस्ट्री में, रजिस्ट्री के आधार पर अभिलेख की जाँच करेंगे। क्या क्या अभिलेख देखेंगे वो, तो वो रजिस्ट्री के केस में अभिलेख देखेंगे, वर्तमान खसरा, मिसल यानी कि पुराना अभिलेख, ठीक है, बंदोबस्त के टाइम का जो भी आपका शासकीय अभिलेख होगा वो। B1 देखेंगे, कहीं बंधक तो नहीं है, गहन सहन पे तो नहीं है। दूसरा, शपथ पत्र उसने लगाया है कि नहीं, कि कहीं परिवाद पे तो नहीं है। एक शपथ पत्र किसान लगाता है, जो भी विक्रेता होता है वो, कि भाई हमारी ये ज़मीन कहीं पर भी रहन गहन में नहीं है, कहीं कोर्ट में नहीं है, कहीं कोई पेशी नहीं चल रही, कहीं पर लंबित नहीं है, इसलिए बेचने में कोई आपत्ति नहीं, ठीक है। तो इस तरीके की 4-5 चीज़ें आप चेक कर लेंगे और अपनी रिपोर्ट लिख देंगे, ठीक है। तो इसका रिपोर्ट कैसे बनाना है वो हम पिछली बार बता दिए थे। नॉर्मल है, प्रति तहसीलदार, विषय, खसरा नंबर इसके संबंध में, और फिर हमने उक्त रजिस्ट्री का आवेदन न्यायालय में लगा था, जिसका अवलोकन करने पे पाया गया कि वर्तमान खसरे में किसका नाम है, मिसल में किसका नाम है, B1 में क्या कहता है, परिवाद में तो नहीं है, शपथ पत्र द्वारा बताया गया है। 5वां पॉइंट ये आप लिख देंगे कि इस रजिस्ट्री क्रमांक के दौरान इस भूमि की विक्रय हुआ है, इस पर अभी तक कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है, ठीक है। बाकी न्यायालय के ऊपर छोड़ दीजिए। तो ये आपने पढ़ा, या आपने देखा रजिस्ट्री, ठीक है। ये मेरा उद्देश्य नहीं था, मैं इसका रिवीजन इसलिए करा रहा था ताकि बहुत सारे लोग जो कंफ्यूज हैं रजिस्ट्री को लेकर कि हमारी रजिस्ट्री हो गई अब क्या होगा। तो आज अब साइबर तहसील 1 और 2.0 के आ जाने के बाद यदि आपकी रजिस्ट्री हुई है और आपकी ज़मीन सही है तो आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है।
वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो मेन चीज़ है, जो मेरा मेन विषय है, जो काफ़ी सारे लोगों को डाउट है, मुझे काफ़ी लोगों ने फ़ोन भी किया, कुछ नए साथियों ने, और उस पर भी फौती नामांतरण। तो मुद्दा आप समझो, फौती नामांतरण। फौती का मतलब होता है मृत्यु पश्चात। ठीक है, क्योंकि फौत का मतलब होता है मृत हो जाना, फौत हो गए यानी मृत हो गए, तो फौती यानी कि मृत्यु पश्चात जो नामांतरण होगा वो होता है फौती नामांतरण। अभी कैसे होता है, तो देखिए, एक राजस्व कर्मचारी, एक पटवारी की जिम्मेदारी है हर 3 महीने में B1 वाचन करने की। B1 वाचन क्या होता है, तो B1 होती है, हमने पढ़ाया था, अभी आप लोगों ने देखा होगा, पत्रकों के बारे में हमने पढ़ाया था, आप देख सकते हैं, हमारा लास्ट वीडियो है, B1 क्या होता है, कैसे बनाते हैं। तो B1 किसानवार होती है ना, ABCD क्रम वाइज अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। वहाँ से हम किसानों की सूची छांट लेते हैं, कौन कौन फौत हो गए हैं, और उनका आवेदन प्रस्तुत कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें हम डिटेल में जाएंगे, हम केवल बता रहे हैं। एक B1 वाचन हो गया। दूसरा, जब कोई व्यक्ति मृत होता है तब, अब इसमें जैसे अभी आपने साइबर तहसील 2.0 देखा, तो साइबर तहसील 3.0 आने वाला है, जिसमें जैसे ही कोई व्यक्ति मृत होगा, उसका डेथ सर्टिफिकेट में सिजरा अंकित करना पड़ेगा कि उसके परिवार में कौन कौन लोग हैं, या समग्र उसमें लिंक होगी, तो ऑटोमेटिकली परिवार आईडी से सब उठ के सीधे नाम आ जाएंगे। ठीक है, इसमें भी दुरुस्ती की जरूरत बंद हो जाएगी, लेकिन जब तक नहीं आ रहा है तब आप समझिए मृत्यु पश्चात नामांतरण। अब इसमें होता क्या है, कोई व्यक्ति है सुरेश नाम का, ठीक है, सुरेश की 3 नंबर का खाता था उसका, और खाते में 1, 2/3, 3/4, 4/6, 11, 123 और 191 नंबर की ज़मीन थी। ठीक है, 0.2, 0.7, 1.3, 2.1, 1.1, 2.0 और 3.0। ठीक है, ठीक है, कितनी ज़मीन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ज़मीन है। अभी सिर्फ सुरेश के नाम पे है, फिर इसके बाद हम दूसरी चीज़ भी बता देंगे। अब सुरेश के नाम पे ज़मीन थी, सुरेश की पत्नी है शीला, ठीक है, उसके 2 बेटे हैं, रमेश और मुकेश, और एक बेटी है ज्योति। ठीक है, अब आप ये समझिए, सुरेश हो गया फौत, क्या हो गया, फौत। रमेश आवेदन देगा कि मेरे पिताजी के फौत होने के कारण पिताजी की ज़मीन हम विधिक वारसानों में 1, 2, 3 और 4, ठीक है, विधिक वारसानों, लीगल हायर्स, ठीक है, जो भी वंशानुगत हैं उनके। अब समझिए आप, ये ज़मीन अभी रिकॉर्ड में सुरेश के है, सुरेश मर गए हैं, है ना, मृत हो गए हैं, ठीक है, प्राकृतिक कारणों से, एक्सीडेंट से, या जो भी XYZ मृत हो गए हैं। अब वो इस ज़मीन पर जब तक उनका नाम है, इस ज़मीन के संबंध में कोई भी योजना का लाभ, उस ज़मीन का पंजीयन, उस ज़मीन में मिलने वाली कोई भी बैंक लोन वगैरह, वो सब होल्ड पे चले जाएंगे। कब तक, जब तक इस पे नाम बदल कर इन सब का नाम नहीं चढ़ेगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो यूजुअली लोग करते नहीं हैं, पहले नहीं करते थे, अब करने लगे हैं। तो जब भी कोई व्यक्ति मृत होता है, तो ये किसान के परिवार की भी जिम्मेदारी है कि वह मृत व्यक्ति के स्थान पर उसके वारसानों का नाम चढ़वाए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, किसान को भी अपने परिवार को ये बताना चाहिए कि उसकी कितनी ज़मीनें और कहाँ कहाँ पर हैं। ठीक है, ऐसा ना हो एक गांव में ये है, दूसरे गांव में और है, तो एक गांव में तो फौती उठ गई, दूसरा गांव की पता ही नहीं था परिवार वालों को, तो वो नहीं उठी। तो सबसे पहले आपस में भी डिस्कस कर लें परिवार वाले, सभी लोग जो किसान भाई हैं, किसान के परिवार वाले हैं, कि पिताजी आपके नाम की ज़मीन कहाँ पर है, और पिताजी बता दें कि बेटा मेरे नाम पे ये ज़मीन यहाँ है। ठीक है, ये तो हमने बेसिक बात की। तो फौती नामांतरण आप समझ गए, जब कोई व्यक्ति मृत हो जाता है तो उसकी ज़मीन पर, ठीक है, उसके वारसानों का नाम चढ़ाने का काम है मृत्यु मतलब फौती नामांतरण। ये तो एक केस हमने देखा। अब इसमें क्या होता है, आवेदन होता है। क्या होता है, आवेदन होगा कहाँ पर, लोक सेवा केंद्र में, LSK में, लोक सेवा केंद्र।
आवेदन में क्या क्या लगेगा, तो सबसे पहले लगेगा मृत्यु प्रमाण पत्र, है ना। तीसरा लगेगा सिजरा। सिजरा होता है वंशावली, सिजरा मतलब वंशावली, है ना। ये जो हमने बना दिया है एक प्रकार से, ये वंशावली है। इसको कौन वेरीफाई करेगा, जहाँ वो रहता है, यानी कि सरपंच यदि ग्राम पंचायत में रहता है तो, और पार्षद यदि शहर में रहता है, वार्ड में रहता है तो। चौथी चीज़ लग जाएगी वारसानों की आधार कार्ड। आधार कार्ड क्यों, ताकि नाम गलत ना चढ़े किसी का, है ना। ऐसा ना हो कि रमेश की जगह रामू चढ़ जाए, ज्योति की जगह कुछ और चढ़ जाए, ठीक है। ये हो गया वारसानों का आधार कार्ड। पांचवा लगेगा खसरा। छठवा लगेगा B1 लगा सकते हैं आप, ताकि सारे खसरों की जानकारी मिल जाए, है ना। और नक्शा लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, वरना बस हो गया, इतनी है, ठीक है। अब यहीं पर B1 की जगह आप लगा सकते हैं क्या, ऋण पुस्तिका या बही खाता जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो अब आप ये समझ गए कि ये है आवेदन। आवेदन कितने, क्या क्या चीज़ लगेगी आवेदन में। लोक सेवा केंद्र में आवेदन लग जाएगा, मृत्यु प्रमाण पत्र, सिजरा, वंशावली, सरपंच, वारसानों, खसरा। अब आप देखिए पटवारी जी को क्या करना है। पटवारी जी को करनी है पहले तो जांच। क्या जांच करेंगे वो ये जांच करेंगे कि इस व्यक्ति के, ठीक है, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ऐसा तो नहीं है ये दूसरी पत्नी हो, है ना, और पहली पत्नी को छोड़ दिया हो। गांव में ये बहुत कॉमन है। तो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत यदि बिना तलाक के किसी और पत्नी का नाम रिकॉर्ड में आ रहा है, तो पहला अधिकार उसकी पूर्व पत्नी का जिसके साथ तलाक नहीं हुआ है। अब तलाक की शर्तों में क्या क्या है वो एक अलग बात है। तलाक हो गया है तो उनका उसने पूरा अधिकार दे दिया वगैरह वगैरह, वो सेकेंडरी चीज़ है। पहली चीज़ ये देखना है कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कहीं कोई उल्लंघन तो नहीं हो रहा, एक ही शादी है तब तो कोई दिक्कत नहीं। तीसरी चीज़ देखना बेटी और बेटियों का नाम क्या होता है। कई लोग सरपंच साहब से मिलके या जो भी है अपने गुडविल में नहीं बताते, कई लोग बाहर रहते हैं तो बेटियों का नाम छोड़ देते हैं रिकॉर्ड में। पटवारी जी का काम ही है कि वो सभी लोगों का नाम जुड़वाएं, किसी का नाम ना छोड़ें, अपने मन से बिल्कुल ना छोड़ें। कोई आपको कितना भी दबाव दे, किसी का नाम नहीं छोड़ना है। शासन के सख्त निर्देश हैं, कोई व्यक्ति जब मृत होगा तो उसके सभी वारसानों के नाम उसमें जुड़ेंगे, ठीक है। एक बार नाम जुड़ जाएगा, उनका हक आ जाएगा। फिर यदि उनको नाम कटवाना है तो शासन को लीगल फीस दे के हक त्याग करवा लें, ठीक है। तो ये शासन की मंशा है, ताकि भविष्य में ज़मीन के कोई विवाद इस तरीके से पारिवारिक ना हो कि बहन और भाइयों में लड़ाइयाँ हो रही। तो यदि बहनों के नाम पहले से चढ़ेंगे, बहनों को हक छोड़ना है तो लीगल फीस देकर उसकी हक छोड़ दें, ताकि भविष्य में विवाद की स्थिति ना हो, ठीक है। तो पटवारी जी का काम है जांच करना। दूसरा काम है हिंदू मैरिज एक्ट के तहत सब फॉलो हो रहा है, मतलब हिंदू है तो ठीक है, मुस्लिम है तो मुस्लिम लॉ उसमें तो सब अलाउड है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें अलाउड हैं, तो वो पढ़ लीजिएगा यदि पढ़ना। उत्तराधिकार अधिनियम है, ठीक है। बेटियों का नाम है कि नहीं। चौथा, कितने खसरे हैं इसके, सभी और ज़मीनों में तो नहीं है, ये पूछना है अपन को, है ना। इसके बाद पांचवा जो सबसे महत्वपूर्ण काम करेंगे, ये जो जांच की है इसका बनाना है पंचनामा। क्या बनाना है, पंचनामा। फिर आप बनाइए एक सिजरा। आपका सिजरा क्यों, अभी वो बता रहे हैं वो। और इसके आधार पे, इन सब चीज़ों के आधार पे बन जाता है प्रतिवेदन, ठीक है, प्रतिवेदन। यहाँ तक आप समझ गए। अब ये तो दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं होगी। सिजरा क्यों, मान लीजिए ये ज़मीन होती सुरेश सन ऑफ राधे मोहन और उमेश लक्ष्मी सन ऑफ दुर्गा प्रसाद। अब आप इसको देखिए, है ना, ये मैं खसरा डिलीट कर दे रहा हूँ, खसरा आप लोग अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। अब हमारे पास तो केवल इसका सिजरा उपलब्ध है ना, सुरेश का। अब हमको तो नहीं मालूम सुरेश और दुर्गा प्रसाद का क्या रिश्ता है, तो क्या हो सकता है, ये देखिए। राधे मोहन, है ना, उमेश और लक्ष्मी, इन सब के पिता क्या हो सकते हैं, दुर्गा प्रसाद, ठीक है। तो जब बाद में राधे मोहन मर गए तो उनकी जगह सुरेश आ गया। तो इस जमीन में हिस्सा कितना बनेगा, 1/3, 1/3, 1/3। एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन,
दुर्गा प्रसाद, राधे मोहन भाई हैं। इनके दुर्गा प्रसाद जी के पिता का नाम था श्यामा प्रसाद। ठीक है, तो दुर्गा प्रसाद के बच्चे कितने? 2 बच्चे। कौन कौन से? लक्ष्मी और उमेश। और राधे श्याम का बच्चा कौन? सुरेश। अब इसका हिस्सा कितना बन गया? 1/2 और इनका हिस्सा बन जाएगा 1/4 1/4। अब बहुत गौर से देखिए, अब इतना अंतर पड़ गया सीधा सीधा, है ना। मान लो 9 एकड़ ज़मीन थी, तो यहाँ पर कितनी आ रही? 3 एकड़ और यहाँ पर 4.5 एकड़। इसलिए ये सिजरा इंपॉर्टेंट है। यदि एक से अधिक नाम है तो परिवार की प्रॉपर आप सिजरा जरूर बनाएं, ताकि आपको हिस्सा निर्धारण हो सके, ताकि परिमार्जन में कोई दिक्कत ना आए। तो यही है केवल फौती नामांतरण। जांच करनी है पटवारी जी को, जांच करेंगे आपकी। आप मौके पर, आप यदि आप किसान हैं, आवेदक हैं, सही जानकारी दें। यदि आप पटवारी जी हैं, सही जांच करें। बस इतना ही फौती नामांतरण है। आप ये रिपोर्ट दे देंगे, उसकी भी एक पेशी हो जाएगी। पेशी में वो आकर बता देगा कि हाँ, पटवारी जी द्वारा जो दस्तावेज जो जांच की गई है वो सही है, इसमें हमारा सिजरा लगा हुआ है, हमारा डेथ सर्टिफिकेट लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक और चीज़, पटवारी जी गए, मृत्यु प्रमाण पत्र इन्होंने नहीं लगाया, इन्होंने सिर्फ आवेदन किया है कि हमारे पिताजी फौत हो गए हैं, उनका नामांतरण करें। तो पटवारी जी का काम है मौके पर जाकर गाँव में चेक करना कि मृत्यु प्रमाण पत्र है या नहीं। यदि वो व्यक्ति बहुत पहले मृत्यु हो गई थी तो गांव से प्रमाणीकरण करवाएं और उसमें जनप्रतिनिधियों के हस्ताक्षर जरूर लें। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति 7 साल तक लापता है तो सिविल न्यायालय को अधिकार है उसको मृत घोषित करने का, लेकिन वो सिविल न्यायालय में आवेदन करें, सिविल न्यायालय जांच करेगी 7 साल में, मतलब कितने साल हो गए हैं, इश्तेहार है कि नहीं, FIR है कि नहीं, सबको है ना, गुमशुदा है कि नहीं, मतलब जो भी चीज़ें हैं प्रॉपर प्रोसीजर है उसकी। तो कोई यदि बोल दे कि 6 साल से भैया वो 12 साल से वापस ही नहीं आया, वो मर गया होगा, अब तो मर गया होगा नहीं, किसी के कहने पर आपको कुछ भी नहीं लिखना है। आप जो भी सटीक जानकारी लिखें, जो भी आप जांच करें, पटवारी जी जो भी जांच करें उनको सही जानकारी दें। अपने मन से कुछ भी नहीं बताना है, अपने मन से कुछ भी नहीं बोलना है ना। आप निर्णय नहीं लेंगे, आप केवल जांच करेंगे, अवलोकन करेंगे, और जो आप अवलोकन करें उसको प्रतिवेदन में लिख दें। प्रतिवेदन में रिपोर्ट प्रति तहसीलदार, विषय आवेदक सुरेश की फौती नामांतरण के संबंध में उपरोक्त विषय में जाँच की गई। जांच में निम्नानुसार बिंदुओं के अनुसार पाया गया कि पहला, सुरेश की मृत्यु इस तारीख को हुई है जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न है। दूसरा, सुरेश के मौके पर ग्राम वासियों द्वारा बताया गया कि सुरेश की एक शादी हुई है ना, एक शादी से उसके 2 पुत्र 1 पुत्री है। सुरेश के इस गांव में ये खसरे मौजूद हैं, इसके अलावा सुरेश की ज़मीन इस गांव में और नहीं है। ठीक है, उसके बाद सुरेश की इस गांव में भी ज़मीन है ना, दूसरे गांव में भी ज़मीन है जिसमें भी फौती उठाया जाना उचित प्रतीत होता है, जिसमें भी आवेदक फौती उठाना चाहते हैं। ठीक है, यदि वो आपकी तहसील में है तो हो जाएगा, फॉलोअप नहीं होगा तो कम से कम आपके प्रतिवेदन में स्पष्ट हो जाएगा, तो फिर वो उस हिसाब से आदेश कर देंगे। उसके बाद विधिक वारसानों में कितने लोग और थे, तो इनका हिस्सा कितना बनता उस ज़मीन में, बस हो गया। उचित कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत आएगी तो आप बताइएगा। ये था फौती नामांतरण। फौती नामांतरण के अलावा हमने इसमें कवर किया, क्या क्या कवर कर दिया हमने आपको इसमें बता दिया रजिस्ट्री। तो रजिस्ट्री यदि करवाई है तो साइबर तहसील 1 और साइबर तहसील 2.0 इनके तहत नामांतरण होगा। आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पर भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रजिस्ट्री करा दी, नामांतरण हो जाएगा। यदि रजिस्ट्री सही है तो, रजिस्ट्री में कोई दस्तावेज नहीं छुपाए हैं तो, और फौती है तो फौती में आपको आवेदन करना पड़ेगा, नहीं तो पटवारी जी 3-3 महीने में B1 वाचन करते हैं। पर आप किसी के भरोसे ना बैठें। आपके घर में यदि कोई व्यक्ति है जिसके नाम पर ज़मीन है और वो फौत हो जाए, तुरंत आवेदन दें। ठीक है, तो आशा करते हैं हम थोड़ी और मदद आपकी कर पाए होंगे। कोई और दिक्कत हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखें। जय हिंद।